यहाँ पहुंचा था। ये मेरा एक प्रकार से आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम है और कल मैं यहाँ से जर्मनी जा रहा हूँ। फ्रांस में पहले भी आया था। Yes, I'm crazy because I have to. Don't stop me. Discipline नहीं है। पूरा कंधे पे पैर मार रहा है। यहाँ से टूरिस्टों को इंडिया ले जाने के लिए पहले आया था। एक जिज्ञासा लेकर के देखना चाहता था फ्रांस कैसा है। आज आया हूँ एक सपना लेकर के, मेरा देश भी कभी इससे भी आगे कैसे बढ़ेगा। भाई कैसे हो यार? अच्छा मैंने बुलवा दिया। अच्छा हिल रहा है। आज मैं गया था वीर भारतीयों ने जहां पर शहादत की, उस युद्ध भूमि पर, उस युद्ध स्मारक को प्रणाम किया। तो आगे हो जा, आगे के जैसे। मैं नहीं जानता हूँ पहले भारत से और कौन कौन वहां गया, लेकिन अगर मैं न गया होता तो मेरे दिल में कसक रहेगी। कैसे पकड़ना है? दर्द रह जाता है, पीड़ा रह जाती है। दुनिया को पता नहीं है हिंदुस्तान ये त्याग और तपस्या की भूमि कही जाती है। वो त्याग और तपस्या जब इतिहास के रूप में सामने नजर आती है, मैं उस भूमि पर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे शरीर में, मन में एक अलग सा भाव जन्म था और इतना गौरव महसूस होता था। हमारे पूर्वज क्या महान परंपरा हमारे बीच छोड़ करके गए। अपनों के लिए, खुद के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, त्याग करने वाले बहुत, लेकिन औरों के लिए भी कोई मर सकता है, ये तो सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को याद करे तब पता है। यह वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष है। 100 साल पहले कैसा मानव संहार हुआ था, उन यादों को फिर एक बार इतिहास के झरोखे से देखने की जरूरत है। युद्ध कितना भयानक होता है, मानवता के खिलाफ कितना हृदय द्रावक परिणाम होता है। और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हमारे भीतर युद्ध से मुक्त मानव
उसके संकल्प का ये वर्ष होना चाहिए। भारत में भी हमारे पूर्वजों के बलिदान की बातें बारीकी से नहीं बताई जाती। कभी कभार तो इतिहास को भुला दिया जाता है। इतिहास जो समाज भूल जाता है, वो इतिहास बनाने की ताकत भी खो देता है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। और दुनिया इस बात को समझे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 14 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, युद्ध के मैदान में उतरे थे। 4 साल तक लड़ाई चली। लोग कैसे होंगे, मौसम कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पानी कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन किसी के लिए वो लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं। कोई भारत को अपना भूभाग का विस्तार करना था इसलिए नहीं, भारत को अपना विजय डंका बजाने के लिए निकला था वो नहीं। और वैसे भारत के पूरे इतिहास में ये नहीं है। हजारों साल का भारत का इतिहास, इसमें आक्रमण का नामो निशान नहीं। फ्रांस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़े थे। और उस समय की एक तस्वीरें देखें, मैंने आज कुछ तस्वीरें ट्वीट की है, जिसमें जब हिंदुस्तान के सैनिक युद्ध के लिए यहां पहुंचे थे तो फ्रांस की कोई महिला उनको एक फूल देकर के उसका स्वागत कर रही थी। वो एक उस समय की एक तस्वीर बना दी। कोई कल्पना करे कि 14 लाख सेना के जवान किसी के लिए बलिदान देने के लिए निकल पड़े। अब प्रथम विश्व युद्ध में करीब करीब 75,000 हिंदुस्तान के सैनिकों ने शहादत दी थी। यहां छोटा नहीं, 75,000 लोगों की शहादत और 11 तो ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस का सर्वोपरि सम्मान प्राप्त किया था अपने वीरता के लिए, बलिदान की उच्च परंपराओं के लिए। फ्रांस की धरती पर उसमें से 9,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए और उनकी स्मृति में यह स्मारक बना हुआ है। और आज वहां मैं सर झुकाने गया था, उन वीरों के आशीर्वाद लेने गया था। और मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं कि विश्व भारत को समझे, दुनिया भारत को देखने का नजरिया बदले। ये कैसा देश है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए भी बलिदान देता है। और बड़ी मात्रा में बलिदान देता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स बने। आज भी दुनिया में
जिनके शौर्य की, जिनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होती है, वो सेना के नायक भारत के होते हैं। वह देश जिसने कभी कहीं आक्रमण न किया हो हजारों साल में, जो देश प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में औरों के लिए जिसके हजारों लोग शहादत मोलते, जो देश यूएन बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स में लगातार सबसे अधिक अपने सैनिक भेज करके दुनिया में शांति के लिए अपनी पूरी ताकत खपा देता है, और एक दूसरी तरफ दुनिया हमें क्या देती है? शांति का झंडा उठा करके चलने वाला ये देश, शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। दुनिया से मैं आग्रह करूंगा कि आज जब प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है, तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का, ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा, ये देश अपना हक विश्व में शांति का संदेश बुद्ध और गांधी की भूमि जिस प्रकार से दे सकती है, शायद और कोई इतना मॉरल अथॉरिटी है जो दुनिया को एक ताकत दे सके, संदेश दे सके। मैं आशा करता हूं यूएन अपनी 70th एनिवर्सरी जब मनाएगा तो इन विषयों पर पुनर्विचार करेगा, और इसलिए मैं आज विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करने गया था, ताकि शांति के लिए हम सर कटा सकते हैं, ये दुनिया को पता चलना चाहिए, और ये संदेश दुनिया को देना। मैं आज ये भाषण तो पेरिस में आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि सैकड़ों मील दूर अलग अलग टापुओं पर जहां फ्रांस के नागरिक बसते हैं और जिसमें हिंदुस्तानी लोग भी बसते हैं, रियूनियन में लोग इकट्ठे हुए हैं, ग्वादालूप में लोग इकट्ठे हुए हैं, मार्टिनिक में लोग इकट्ठे हुए हैं, सैन मार्ता में लोग इकट्ठे हुए हैं, और वहां करीब करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी लोग बसते हैं। मैं इतने दूर बैठे हुए आप सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं, और मैं जानता हूं यहां बैठे हुए तो शायद हिंदी समझ लेते हैं, आप भारतीय होने का गर्व करते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा से ही ज्यादा अधिक किसी भाषा से परिचित नहीं है। साइमल्टेनियस फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन चल रहा है, जो दूर टापुओं पर बैठे हैं
उनको फ्रेंच भाषा में सुनने का अवसर मिला है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं उन सभी भारतवासियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते हैं, बहुत साल पहले आप हिंदुस्तान से बाहर निकल चुके हैं, पासपोर्ट के रंग बदल गए होंगे। पर दिल का रंग नहीं बदल। भारत आपकी चिंता पासपोर्ट के रंग के आधार पर नहीं करती, मेरे और आपके डीएनए के आधार पर। और इसको हमने बखूबी शुरू भी किया है, बखूबी शुरू भी किया है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया, क्योंकि ये वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का वो वर्ष है जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटने का शताब्दी वर्ष है। 1915 में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौटे थे, और एक 2015 है जो शताब्दी वर्ष है। और उस शताब्दी में प्रवासी भारतीय दिवस गांधी वापस आकर के जहां उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस गुजरात के अंदर वो कार्यक्रम हुआ था। और हर बार के प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार एक विशेषता थी, और ये विशेषता थी कि पहले भी कई प्रकार के कार्यक्रम होते थे, कई प्रकार की मीटिंग होती थी, लेकिन पहली बार फ्रेंच भाषा जानने वाले भारतीयों का अलग कार्यक्रम किया गया। उनके साथ अलग विचार विमर्श किया गया, उनकी समस्याओं को अलग से समझा गया, और उन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने की प्रयास भी जारी कर दिए गए। और इसलिए मैं जानता हूं कि फ्रांस में कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अभी भी आए हैं, जो हिंदुस्तान की कई भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, हिंदुस्तान को भली भांति जानते हैं। कुछ लोग उसके पहले आए, विशेष करके पौंडीचेरी से आए, उनका भी ज्यादा नाता यहाँ हो गया है, वहां थोड़े बहुत कम अधिक मात्रा में रहा है। लेकिन कुछ उससे भी पहले आए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं है, कब आए, कैसे आए, किस जहाज में आए, कहां ठहरे, कुछ पता नहीं। लेकिन वो इतना उनको पता है कि वो मूल भारतीय है। और हमारे लिए इतना रिश्ता काफी है। और मैं चाहूंगा उन चीजों को हम फिर से एक बार कैसे अपने आप को जोड़े। कभी कभार जब भाषा छूट जाती है, परंपराओं से अलग हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, तो सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी हो जाती है कि पता नहीं हम कौन थे, कोई हमें स्वीकार क्यों नहीं करता है। यहाँ वालों को लगता है यार तुम यहाँ के रहो रहे, बाहर वाले को हम बता नहीं पाते हम कहां से हैं। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। गुजरात में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम खेलने के लिए आई थी, तो क्रिकेट का मैच था। तब उस जमाने में जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, एक सज्जन का मेरे यहाँ टेलीफोन आया। मैं आरएसएस हेडक्वार्टर पर रहता था, और फोन आया कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मैं एक बहुत सामान्य छोटा सा व्यक्ति ही, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल हो गए। वेस्ट इंडीज
क्रिकेटियर से हाथ मिलाना ये भी एक बहुत बड़ा यानी जीवन का सौभाग्य माना जाता है। मैंने तुरंत उनका संपर्क किया तो उन्होंने कहा मेरा नाम रिकी है, मैं वेस्ट इंडीज से आया हूँ और वेस्ट इंडीज में फलाने फलाने व्यक्ति ने आपका रेफरेंस दिया है। मैंने कहा जरूर मैं आपसे मिलने आता हूँ। ये उन्होंने रिकी कहा तो मुझे समझ नहीं आया वो है क्या चीज, किस परंपरा से है, किस समाज से है। मैं गया तो वो तो बिल्कुल हिंदुस्तानी जैसे करते थे और उनकी पत्नी भी साड़ी वगैरह पहन करके बैठी थी। मैंने कहा ये रिकी, बोले पता नहीं ये नाम हमारा कैसे बना है, लेकिन मेरी पत्नी का नाम बोले सीता है। आप बोले हम 150 साल 200 साल पहले हमारे पूर्वज गए थे, तो हो सकता है कि मेरा नाम के साथ ऋषि शब्द होना चाहिए, अपभ्रंश होते होते ऋषि हो गया। अब बोले मैं वहां गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसर हूं और टीम मैनेजर के रूप में मैं यहाँ आया हूं। खैर मैंने दूसरे दिन इनका एक स्वागत समारोह रखा, बड़े वैदिक परंपरा से इनका सम्मान स्वागत किया। लेकिन तब मेरे मन में विचार आया कि अगर हम हमारी जो मूल परंपरा है उससे अगर नाता छूट जाता है। अब आप देखिए मॉरिशस जाए तो हमें कभी भी वो कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि वहां के लोग जब गए तो साथ में हनुमान चालीसा ले गए और तुलसीपुत्र रामायण ले गए, तो 150-200 साल उसी के आधार पर वो भारत से जुड़े रहे, उसका गान करते रहे, भाषा को समझते रहे। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ जाओ गयाना वगैरह में तो भाषा भूल चुके हैं, पहुंचे नहीं। लेकिन अंग्रेजी के कारण थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रहती है, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है। टोटली सोच कर दिया। इसलिए जो भी अपने आप को इस परंपरा की विरासत से साथ जोड़ता है उसने कोई न कोई संपर्क रखना चाहिए। मैं इस प्रकार से उत्सुक सभी परिवारों से कहता हूं कि आप, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है और मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूं। अगर आप इन विषयों में भारत सरकार को अगर लिखेंगे, मेरी वेबसाइट पर भी अगर आप चिट्ठी डाल देंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भाषा की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से भारत के साथ या मूल किस राज्य से आपका संबंध होगा, खोजना होगा, तो हमारी तरफ से मदद करने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये नाता हमारा बनना चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा यहाँ पर तो बोले मूवी तो हिंदुस्तान की देखते हैं, लेकिन जब तक नीचे फ्रेंच भाषा में कैप्शन नहीं आता समझ नहीं आता। एक बार मैं कैरेबियन कंट्री को एक स्थान पर गया था। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, वहां कोई एक मूल भारतीय परिवार में किसी का स्वर्गवास हुआ और जिसके यहां मैं रुकने वाला था, वे एयरपोर्ट लेने नहीं आए, कोई और आया। तो मैंने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? नहीं तो बोले वो हमारे परिचित थे, उनका स्वर्गवास हुआ है तो वो वहां चले गए। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ वहां, हम यहाँ आए हैं, आपके परिचित हैं तो हम भी चले जाते हैं। हम वहां गए तो मैं जो दृश्य देखा बड़ा हैरान था। वहां उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी चल रही थी, वो भारतीय परंपरा से उसको डेड बॉडी को ले जाना था, लेकिन एक हिंदी फिल्म का गाना बजा और परिवार के सारे लोग रो रहे थे। गाने के शब्दों को और उस घटना को पूरा 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट था।
लेकिन उसमें थोड़ा सैडनेस था उस गाने में, तो वो उनको लग रहा था मृत्यु के बाद ये ठीक है, तो वो तो फिर मेरे मन में विचार आया कि से कर अब जो भी वीडियो, जब जमाने में तो वीडियो था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इनको हिंदी फिल्म सॉन्ग हो तो उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलिटरेशन भेजना चाहिए, तो उनको समझ आना चाहिए शब्द क्या है। कोई मेल नहीं था, पर चूंकि वो भारतीय परंपरा से वो अपना डेड बॉडी दे जा करके अग्नि संस्कार वगैरह करने वाले थे, लेकिन उनके लिए ये लिंक टूट जाता, ये अपने आप में बड़ी कठिनाई थी। मैं समझता हूं जो दिक्कत कैरेबियन कंट्रीज में जो अनुभव करते हैं, शायद इस भूभाग में भी वो समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान भारत ने और आपने मिलकर के करने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आगे के हमारा नाता कितना गहरा बने, सरल बने, और आने वाली पीढ़ियों तक कैसे सरल बने, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, विशेष करके इन टापुओं पर जो मुझे आज सुन रहे हैं, उनकी सबसे ज्यादा कठिनाई है। बड़े स्थान पर रहने वालों को शायद उतनी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो दूर छोटे छोटे टापुओं पर बसे हुए भारतीय लोग हैं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में उनको किस रूप से मदद हो सकते हैं। आप देख रहे हैं पिछले वर्ष हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, चुनाव हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन नतीजों के लिए आप ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। चुनाव भारत में था, फटाक यहां फूट रहे थे, मिठाई यहां बांटी जा रही थी। ये जो आनंद था आपके मन में, वो आनंद अपेक्षाओं के गर्भ में से पैदा हो रहा था, उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन आशा आकांक्षाओं के साथ हिंदुस्तान की जनता ने भारत में सरकार बनाई है, पिछले 10 महीने का मैं अनुभव से कह सकता हूं, ये सारे सपने साकार होंगे। मैं अनुभव से कह सकता हूं, अब मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, किसी अखबार के आर्टिकल के द्वारा प्राप्त की हुई जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा, मैं अनुभव से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को गरीब रहने का कोई कारण ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, और मेरी विवेकानंद में बहुत श्रद्धा है। और विवेकानंद जी ने 1895 में फ्रांस आए थे, और दोबारा 1900 में आए थे। दोनों बार आए, एक बात उन्होंने बड़ी मजेदार कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांस ये यूरोप की सभ्यता का नेतृत्व उसके हाथ में है। और उन्होंने कहा कैसा? उन्होंने कहा जैसे गंगा की पहचान गोमुख से होती है, वैसे यूरोपीय सभ्यता की पहचान फ्रांस से होती है। ये वो भूमि है जहां स्वयं महात्मा गांधी शांतिवन में आए थे। ये भूमि है जहां मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो आजादी के जंग को लड़ाई में नेतृत्व करना एक बहुत बड़ा तबका था, वो इसी धरती पर रहता था लंबे अरसे तक। और पहला तिरंगा
उसका निर्माण कार्य फ्रांस की धरती पर हुआ था और जर्मनी में फैलाया गया। मैडम कामा, सरदार सिंह और श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये त्रिपुटी उस समय हिंदुस्तान की क्रांति का नेतृत्व करते थे। आज भी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। वैसे बहुत से अच्छे काम जो है वो मेरे लिए बाकी रहे, मुझे इसमें करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने हिंदुस्तान में आजादी की और उसमें भी क्रांतिकारी क्षेत्र में काम करने की दिशा में पहले जगह थी। लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था और वीर सावरकर सहित सभी क्रांतिकारियों को वो स्कॉलरशिप देकर के यहां बुलाते थे और उनको तैयार करते थे। बहुत बड़ा उनका काम था। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ। आजादी के बड़े नेतृत्व करने वाले उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए। मैं तो जीते जी आजाद हिंदुस्तान देख नहीं पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद जब भी हिंदुस्तान आजाद हो, मेरे अस्थि हिंदुस्तान जरूर ले जाए जाए। देखिए, देशभक्ति करने वालों का दिमाग किस प्रकार से काम करता है। और वो सोचते थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ। 2003 में जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, 2001 में मुख्यमंत्री बना, फिर मैंने लिखा पट्टी शुरू की, स्विट्जरलैंड को लिखा, जिनेवा में कोशिश की, भारत सरकार को लिखा। 2003 में मुझे अनुमति मिली। उनके मृत्यु के 70 साल के बाद, आपको 70 ईयर्स, मैं जिनेवा आया, उनके अस्थि रखे थे। देखिए, विदेशी लोग भी भारत के एक व्यक्ति जिसकी अपेक्षा थी मेरे अस्थि संभाल के रखना, हिंदुस्तान ने तो 15 अगस्त को आजाद होने के दूसरे दिन यहां आना चाहिए था, लेकिन भूल गए। हो सकता है ये पवित्र काम मेरे हाथ में लिखा हुआ हो। तो मैं यहां आया और उनके अस्थि लेकर के गया और कच्छ मांडवी, जहां उनका जन्म स्थान था, वहां इंडिया हाउस की रिप्लिका बनाई है और एक बहुत बड़ा उनका शहीद स्मारक बनाया है। आपको भी कभी कच्छ की धरती पर जाने का सौभाग्य मिले, आप जरूर उस महापुरुष को नमन करके आना। कहने का तात्पर्य है कि हमारे फ्रांस की धरती पर भारत के लिए काम करने वाले, सोचने वाले, आजादी के दीवाने भी इस धरती पर से अपना प्रयास करते रहते थे। भारत का और फ्रांस का एक विशेष संबंध रहा। इन दिनों मैं ये अनुभव करता हूं कि फ्रांस को कोई दुर्घटना घटे, अगर आतंकवादी घटना फ्रांस में होती है तो पीड़ा पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के साथ कोई अन्याय हो तो फ्रांस से सबसे पहले आवाज उठती है। फ्रांस का और भारत का ये नाता है। कल से आज तक हमने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए, बहुत सारे समझौते किए, उसमें रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण किए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण किए। और भारत में इन दिनों में एक विषय लेकर के चल रहा हूं, मेक इन इंडिया। मैं 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 बार मेक इन इंडिया बोला हूं शायद।
लेकिन फ्रांस का हर नेता 25-25 बार मेक इन इंडिया बोला। हर तीसरा बार के मेक इन इंडिया कहते हैं। यानी कि हमारी बात सही जगह पर सही शब्दों में पहुंच चुकी है। हर किसी को लग रहा है। और इसलिए भारत ने बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इंश्योरेंस में हमने एफडीआई के लिए 49% ओपन अप कर दिया, हमने रेलवे में 100% कर दिया। और फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। भारत के पास मानव बल है। मैं आज एयरबस को देखने गया था उसके कारखाने पर, वहां भी मैं देख रहा था सारे इंडियन लोग काम कर। तो मैंने कहा यार वहां तो बस में काम करते हो, यहाँ एयरबस में काम करते हो। बस खाली है। भारत में बहुत अवसर है और इसलिए विश्व में जो भी श्रेष्ठ है वह हिंदुस्तान की धरती पर होना चाहिए और उससे भी आगे जाना चाहिए। फ्रांस में इस बार जो समझौते हुए, एक जमाना था जब हम रेलवे का वर्णन करते थे तो ये कहते थे वो देश को जोड़ता है, लेकिन मैं मानता हूं रेलवे की ताकत है सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने की नहीं, हिंदुस्तान को दौड़ाने की। बशर्ते कि हम रेलवे को आधुनिक बनाएं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, स्पीड बढ़ाएं, एक्सपांशन करें। और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज है। कल मैं यहाँ रेलवे के अधिकारियों से मिला, मैंने कहा आइए भारत में बहुत सुविधा है। और मैंने कहा हमारे यहाँ तो शहर के बीच से रेल निकलती है। सबसे मूल्यवान जमीन उस पर से रेल की पटरी चल रही है। तो मैंने कहा नीचे रेल चलती रहे तो ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन करो, 7 मंजिला इमारतें खड़ी करो, वहां मॉल हो, होटल हो, क्या कुछ नहीं। जगह कितना बड़ा हो सकता है। भारत के रेलवे स्टेशनों पर एक एक शहर बसाया जाए, इतने बड़े लंबे 20-20 किलोमीटर लंबे स्टेशन है। और जब मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा मेरे देश की रेलवे इतनी बड़ी है कि 20% फ्रांस एक ही समय रेल के डिब्बे में होता है। दुनिया के लोगों को भारत की जो विशालता है इसकी भी पहचान नहीं है, उसकी क्षमताओं की पहचान की तो बात की बात है। हमारी कोशिश है कि दुनिया हमें जाने, हमें माने। अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, बताता विश्वास कीजिए। विश्व भारत को जानेगा भी, विश्व भारत को मानेगा। इन दिनों जितने भी आर्थिक विकास के पैरामीटर की चर्चा आती है, उन सारे पैरामीटर्स में सारी दुनिया ये कह रही है कि भारत की इकोनॉमी विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आप वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप IMF का रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी मोदी ने बताया, मोदी ने नहीं। हर पैरामीटर, हर जगह पर यही की आवाज उठ रही है कि हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। मैं दुनिया में इतना ही कहता हूं, इंतजार किस बात का।
और इस अवसर का फायदा उठाने के लिए दुनिया में स्पर्धा का माहौल बने, वो हमारी कोशिश है। दुनिया के हर प्रकार के लोग आए थे, हाँ देखिए हम ये करना चाहते हैं, आइए हम आपको अवसर देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। विकास के लिए अनेक संभावना, लेकिन ये विकास के मूल में सारी फैक्ट्री बात करेंगे। ये इतने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हिंदुस्तान में, रेलवे का काम हो हिंदुस्तान में, युद्ध के जहाज बने हिंदुस्तान के अंदर, युद्ध के लिए सबमरीन बने युद्ध के अंदर, हेल्थ सेक्टर के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारा काम जो हम करना चाहते हैं, क्यों? उसका मूल कारण है, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के नौजवान को हिंदुस्तान की धरती पर रोजगार मिले, उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम का अवसर मिले। मैं नहीं चाहता हिंदुस्तान के नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव छोड़ करके रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। हम देश ऐसा बनाना चाहते हैं और इसलिए विकास गरीब से गरीब व्यक्ति की भलाई, विकास नौजवान के रोजगार के लिए। मैं यहाँ की कंपनी वालों को समझा रहा था, मैंने कहा देखिए भाई दुनिया भर में आपको कारखाने लगाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव मिलते होंगे, लेकिन 20 साल के बाद वहां काम करने के लिए आपको कोई इंसान मिलने वाला नहीं। सारी दुनिया बूढ़ी होती चली जाएगी, एक अकेला हिंदुस्तान है जो आज हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। 20 साल के बाद दुनिया को जो वर्क फोर्स की जरूरत है, वो वर्क फोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है और उसका पता है हिंदुस्तान। तो दुनिया के बड़े बड़े उद्योगकार भी विश्व के किसी भी कोने में कारखाना क्यों न लगाते हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा तो उनको कारखाना चलाने के लिए इंसान के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आना पड़ेगा। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि 20 साल के बाद खोजने के लिए आओगे, उसके पहले अभी आ जाओ भाई। तो हमारे लोग तैयार हो जाएंगे, वो जाकर के दुनिया के किसी भी देश में आपका कारखाना संभाल लेंगे। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भारत और फ्रांस का नाता लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण भी है। बुद्ध और गांधी की धरती पर पैदा हुए हम लोग जन्म से एक मंत्र से जुड़े हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, ये हमारे संस्कारों में है। पूरा विश्व एक परिवार है, हर किसी को हम अपना मानते हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते। और ये फ्रांस की धरती है जहां का मंत्र आज भी गुनगुनाती है दुनिया, जहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की चर्चा हुई है। दोनों मूल्यों में एक ही समानता है और इसलिए दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ताकत है। हमारे वाले दिनों में इस ताकत के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े, इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि हिंदुस्तान के जो नौजवान यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई के बाद बिस्तर बोरिया लेकर के जाओ वापिस, वो दिन गए। अब आपका मन यहाँ लग गया है तो आप यहाँ रह सकते। आपको पढ़ाई के बाद भी कुछ समय मिलेगा यहाँ पर काम करने के। फ्रांस सरकार के साथ फ्रांस ने इस बात को माना है। मैं समझता हूँ
भारतीय नागरिक के लिए, खास करके युवा पीढ़ी के लिए जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर है कि यहाँ पर आने के बाद, पढ़ने के बाद जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जाना है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, पढ़ने और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए भी, ताकि घर पे जाके कर्ज न ले जाए, सारी सुविधा बढ़ेगी। मैं समझता हूँ इसके कारण आने वाले दिनों में लाभ होने वाला है। तो विकास की नई ऊंचाइयों पर एक बार पहुंचना है और विश्व भर में फैले हुए हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, उनकी ताकत को भी उपयोग करना है, उनको सुरक्षा भी देनी है, उनके सम्मान के लिए भी भारत की आज जो पहुंच है उसका बारीकी से उपयोग करना है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को विश्व स्थानों को प्रतिसाद देगा। पिछले दिनों में भारत में ऐसे कई घटनाएं घटी है जो सामान्य तौर पे हमारे देश में सोचा ही नहीं जा सकता और सुने तो भरोसा नहीं हो, क्योंकि दूध का छला जो रहता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक कर देता है। हमने इतनी बुरा सुना है, इतना बुरा देखा है कि कभी कभी अच्छा पर भरोसा करने में थोड़ी देर लग जाती है। आपने अभी भी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए? सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ मालूम नहीं। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ा। 204 कोयले की खदान पैसे दे दी थी। अच्छा जा पाए, ठीक है मेरी पहली, अच्छा जा पाए, ठीक है ये मेरा हकीकत। अच्छा जी कागज चाहिए, हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद पेन भी किसी को देंगे तो 50 बार सोचोगे, नहीं सोचोगे, ऐसे पेन दे दो। 204 कोयले की खदानें ऐसे दे दी गई थी, दे दी गई। जस्ट अरे भाई क्या दे दे, कोई पूछने वाला नहीं। तूफान खड़ा हो गया, कोर्ट के मामले बन गए, प्रधानमंत्री तक के नाम की चर्चा होने लगी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता और न ही मैं यहां किसी की आलोचना करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया।